आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने इंसानी सोच का और समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल दी। ये किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसे लिखा है विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट और 2002 के नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कोहमैन ने। दशकों तक किए गए शोध और अनगिनत प्रयोगों के आधार पर उन्होंने ये दिखाया कि हमारा दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है। हम बार बार एक जैसी गलतियां क्यों करते हैं और क्यों कई बार हमें पूरा विश्वास होता है कि हम सही हैं, जबकि हमारा दिमाग हमें भ्रमित कर रहा होता है। ये किताब केवल साइकोलॉजी की किताब नहीं है। ये डिसीजन मेकिंग, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टिंग, बिजनेस, लीडरशिप और रोजमर्रा की जिंदगी में लिए जाने वाले हर छोटे बड़े फैसले को समझने की एक गाइड है। अगर आपने कभी सोचा है कि लोग बिना सोचे समझे फैसले क्यों लेते हैं, विज्ञापन हमें इतनी आसानी से कैसे प्रभावित कर देते हैं, या फिर बुद्धिमान लोग भी बड़ी बड़ी गलतियां क्यों कर बैठते हैं, तो इस किताब में आपको उन सभी सवालों के जवाब आसानी से मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं डैनियल कोहमैन की कालजयी पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये एक ऐसी गहन यात्रा है। इसमें हम समझेंगे कि हमारा दिमाग वास्तव में कैसे सोचता है और क्यों कई बार हम सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कल्पना कीजिए कि सुबह उठते ही मोबाइल आपने उठाया, बिना सोचे नोटिफिकेशन देख लिए, किसी की पोस्ट देखी, तुरंत लाइक किया और एक मैसेज पढ़कर मूड भी बदल गया। चाय पीते पीते आपने तय भी कर लिया कि आज क्या पहनना है। ऑफिस या कॉलेज जाते समय रास्ता कौन सा चुनना है, ये भी आपने सोच लिया। अब खुद से एक सवाल पूछिए, इनमें से कितने फैसले आपने सच में सोच समझ कर लिए? शायद बहुत कम। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम मानते हैं हर समय हम सोच रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग ज्यादातर समय सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा होता है। यही इस किताब की सबसे बड़ा विचार है। डैनियल कॉलमैन कहते हैं कि हमारे दिमाग में सोचने के दो अलग अलग सिस्टम काम करते हैं। उन्होंने इन्हें नाम दिया सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 बहुत तेज है। ये बिजली की तरह काम करता है। इसे किसी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। किसी चेहरे पर गुस्सा देखना, अचानक ब्रेक लगाना, किसी परिचित का तुरंत जवाब देना, ये सिस्टम 1 का काम करता है। दूसरी तरफ सिस्टम 2 ये धीमा है। ये तब सक्रिय होता है जब कोई कठिन गणित हल करनी हो, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो, किसी तर्क के साथ किसी को समझाना हो या किसी समस्या का हल करना हो। ये मेहनत करता है, समय लेता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बहुत जल्दी थक भी जाता है। अब सवाल उठता है कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों बना। इसका जवाब हमें लाखों साल पुराने विकास क्रम यानी कि इवोल्यूशन में छिपा हुआ मिलेगा। हमारे पूर्वजों के सामने हर दिन जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता था। जंगल में यदि झाड़ियों के पीछे कोई हलचल हुई तो उनके पास सोचने का समय नहीं था कि शायद हवा होगी, शायद कोई जानवर होगा। जो लोग पहले भाग गए वे बच गए, जो विश्लेषण करते रहे वे अक्सर शिकारी का भोजन बन जाते। इसलिए प्रकृति ने हमारे दिमाग को सबसे पहले गति दी, सटीकता नहीं। पहले बचना जरूरी था, बाद में सही होना। यही कारण है कि आज भी कोई अचानक हमारा नाम तेज आवाज में पुकारता है, हमारा शरीर बिना सोचे पलट जाता है। जब कोई कार अचानक सामने आती है, पैर अपने आप ब्रेक पर चला जाता है। उसमें आपने निर्णय नहीं लिया होता, आपका सिस्टम 1 जो है वो निर्णय ले चुका होता है। ये एक अद्भुत सुरक्षा तंत्र है, लेकिन आधुनिक दुनिया में यही तंत्र कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन रहा है। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा मस्तिष्क शरीर की कुल ऊर्जा का 20% अकेले इस्तेमाल करता है, जबकि उसका आकार शरीर के मुकाबले बहुत छोटा है। लेकिन दिमाग की सोचने की गहराई और जो प्रक्रिया है वो ऊर्जा बहुत खर्च करती है।
इसलिए दिमाग हमेशा कोशिश करता है कि जहां संभव हो वहां शॉर्टकट अपनाया जाए। इसे कॉग्निटिव ईज कहा जाता है। यानी यदि कोई काम बिना मेहनत के हो सकता है तो तेरा जो दिमाग होता है वो तुरंत वही रास्ता चुनेगा। इसलिए हम आदतें बनाते हैं, इसलिए बार बार एक जैसी गलतियां दोहराते हैं, इसलिए हम कई बार नई सोच विकसित नहीं करते। एक दिलचस्प प्रयोग में लोगों से कहा गया कि वे एक कठिन मानसिक कार्य करें और उसके बाद उन्हें दो विकल्प दिए गए, एक फल और एक चॉकलेट। जिन लोगों का दिमाग पहले से ही कठिन काम करके थक चुका था, उनमें से अधिक लोगों ने चॉकलेट चुनी। क्यों? क्योंकि थका हुआ दिमाग आसान और तुरंत सुख देने वाले विकल्पों की तरफ झुकता है। यही वजह है कि लंबे और थकाऊ दिन के बाद हम अक्सर गलत खर्चा कर देते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं या ऐसे फैसले ले लेते हैं जिन पर बाद में हमें पछतावा होता है। सोचिए, जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो क्या हर वीडियो देखने का फैसला आप सोच समझ कर लेते हैं? नहीं। एल्गोरिदम जानता है कि आपका सिस्टम बन कैसे काम करता है। चमकीले रंग, तेज संगीत, सनसनीखेज शीर्षक, छोटे वीडियोस, ये सब आपके ऑटोमेटिक दिमाग को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन कई बार आप कंट्रोल में नहीं होते हैं। आपको ऑटो पायलट में छोड़ दिया जाता है। यही बात विज्ञापन उद्योग में भी दिखाई देती है। सुपरमार्केट में कैश काउंटर के पास चॉकलेट और स्नैक्स इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि उसमें आपका सिस्टम दो खरीदारी के फैसले लेते लेते थक चुका होता है। अब सिस्टम बन आसानी से कह देता है, चलो ये भी ले लेते हैं। आपको लगता है कि ये आपकी इच्छा थी, जबकि कई बार ये सिर्फ मानसिक थकान का परिणाम होता है। फिर इसका मतलब क्या है? ये सिस्टम बन बुरा है? बिल्कुल नहीं। अगर हर छोटी बात पर सिस्टम 2 को सक्रिय करना पड़े तो हम एक दिन में सामान्य जीवन भी नहीं जी पाएंगे। कल्पना कीजिए कि हर कदम रखते समय आपको सोचना पड़े कि पैर कितनी ऊंचाई तक उठाना है, या हर शब्द बोलने से पहले उसका व्याकरण आपको जांचना पड़े, तो जीवन संभव हो जाएगा? नहीं। इसलिए सिस्टम 1 हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। समस्या तब शुरू होती है जब उनकी परिस्थितियों में भी उसी पर भरोसा हम कर लेते हैं जहां गहरी सोच की जरूरत होती है, जैसे निवेश करना, जीवन साथी चुनना, किसी व्यक्ति का चरित्र तय करना या कैरियर का फैसला लेना। यही डैनियल कहमेन हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। इंसान इसलिए गलत फैसले नहीं लेता क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है। वो इसलिए गलत फैसले लेता है क्योंकि उसका दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए हर समय शॉर्टकट खोज रहा होता है। और जब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, तब तक हम उन्हीं गलतियों को अपनी समझदारी समझते रहेंगे। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। अगर हमारा दिमाग इतनी आसानी से फैसले लेता है तो अगला सवाल ये भी और दिलचस्प भी होता है कि आखिर किन मानसिक शॉर्टकट का इस्तेमाल वो करता है और कैसे वही शॉर्टकट हमारी सबसे बड़ी गलतियों की वजह बन जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आज सुबह उठते ही आपने अपना मोबाइल खोला, स्क्रीन पर सबसे पहले खबर दिखाई देती, ये नया हेल्थ ड्रिंक आपकी इम्यूनिटी दोगुनी कर देगा। आप उसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद वही किसी दूसरे वीडियो में सुनाई देता है। शाम तक किसी इन्फ्लुएंसर की पोस्ट में भी वही दावा दिखता है। अगले दिन जब आप ऑफिस जाते हो तो वही प्रोडक्ट का एक बड़ा सा होर्डिंग सड़क के किनारे लगा हुआ दिखाई देता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो हो सकता है आपके पास कोई साइंटिफिक लॉजिक ना हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि शायद ये सच ही होगा। दिलचस्प बात यह है कि फैसला आपने किसी गहरी रिसर्च के बाद नहीं लिया, सिर्फ बार बार वही जानकारी देखने के बाद आपके दिमाग ने उसे सच मान लिया। यही डैनियल कहमेन की किताब का एक महत्वपूर्ण विचार है, कॉग्निटिव ईज। यानी जब किसी जानकारी को समझना आसान लगता है तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा सही, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा विश्वसनीय मान लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग हर जानकारी को तर्क और सबूतों के आधार पर परखता है,
लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। हमारा मस्तिष्क एक ऐसा अंग है जो ज़्यादातर ऊर्जा बचाने की कोशिश में लगा रहता है। मानव मस्तिष्क शरीर की कुल ऊर्जा का 20% उपयोग करता है, इसलिए उसे लाखों वर्षों तक अपने विकास के दौरान ऐसी आदत का इस्तेमाल करना पड़ा और ऐसी आदत को विकसित करना पड़ा जहां गहराई से सोचने की जरूरत ना पड़े, वहां वो शॉर्टकट अपना ले। यही शॉर्टकट कॉग्निटिव ईज कहलाता है। जब कोई चित परिचित आसानी से पढ़ी जाए या बार बार दिखाई दे या पहले से जानी पहचानी हो तो हमारा सिस्टम बन तुरंत उसे सुरक्षित और सही घोषित कर देता है। इसके विपरीत कोई नई, कठिन या जटिल जानकारी आते ही दिमाग थोड़ा असहज महसूस करता है। उसे समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए अक्सर हमें उसे बचने की कोशिश करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण बड़ी बड़ी कंपनियां अपने विज्ञापन में बार बार वही टैगलाइन दोहराती है। उन्हें पता है कि इंसान हर विज्ञापन का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करेगा। जितनी बार कोई ब्रांड दिखेगा वो उतना ही उससे परिचित लगेगा, और जितना वो परिचित लगेगा उतना ही भरोसेमंद महसूस होगा। इसे मनोविज्ञान में मीर एक्सपोज इफेक्ट भी कहते हैं। केवल किसी चीज को बार बार देखना ही उसके प्रति सकारात्मक भावना पैदा कर सकता है, भले ही उसके बारे में हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं हो। यही सिद्धांत राजनीति में भी दिखाई देता है। चुनावों के दौरान कुछ विशेष नारे लगातार दोहराए जाते हैं। धीरे धीरे वे सिर्फ शब्द नहीं रहते बल्कि लोगों की सोच का हिस्सा बनने लगते हैं। कई बार लोग किसी विचार के लिए इतने सहमत नहीं होते क्योंकि उनके पास पक्ष में मजबूत तर्क भी नहीं होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि सैकड़ों बार उन्होंने उसे बस सुना होता है। हमारा दिमाग परिचित चीजों को सच मानने की प्रवृत्ति रखता है। इसे इल्यूजनरी ट्रुथ इफेक्ट कहा जाता है। किसी झूठ को अगर पर्याप्त बार बार दोहराया जाए तो बार बार दोहराने से वो झूठ सच जैसा महसूस होने लगता है। सोशल मीडिया ने इस प्रभाव को और भी शक्तिशाली बना दिया है। एल्गोरिदम हमें वही पोस्ट बार बार दिखाता है जिनसे हम पहले जुड़ चुके हैं। परिणाम ये होता है कि हमें लगता है कि पूरी दुनिया वही सोच रही है जो हम सोच रहे हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग एक इको चैम्बर में कैद हो जाता है। वहां हमें विरोधी विचार कम दिखाई देते हैं, इसलिए हमारी अपनी मान्यताएं और मजबूत होती जाती है। यही कारण है कि फेक न्यूज इतनी तेजी से फैलती है। अधिकतर लोग हर खबर की फैक्ट चेकिंग नहीं करते। अधिकतर क्या, बहुत कम लोग। अगर कोई खबर कई जगह दिखाई जाए तो वो विश्वसनीय लगने लगती है। न्यूरोसाइंस भी इस प्रतिक्रिया को समझता है। जब कोई जानकारी परिचित होती है तो उसे प्रोसेस करने में कम मानसिक प्रयास लगता है। जो हमारा ब्रेन होता है वो इसे फ्लुएंसी यानी सहजता के रूप में अनुभव करता है। ये सहजता अक्सर हमें ये भ्रम देती है कि जानकारी सही होगी, लेकिन प्रोसेसिंग, फ्लुएंसी और ट्रुथ दो अलग अलग चीजें हैं। कोई बात समझने में आसान हो सकती है लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सही भी हो। इतिहास में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं। अनेक प्रचार अभियानों में बार बार एक ही संदेश दोहराकर पूरी जनता की सोच को प्रभावित किया गया। लोगों ने धीरे धीरे उन विचारों को अपना लिया क्योंकि हर जगह वो वही सुन रहे थे। ये केवल इतिहास की बात नहीं है, आज भी मार्केटिंग, मीडिया, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी यही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे कहे कि तुम हमेशा गलत फैसले लेते हो तो कुछ समय बाद आप भी इस बात पर विश्वास करने लगेंगे, चाहे आप पूरी तरह सच हो या पूरी तरह सोच समझकर आप अपने फैसले लेते हो। यही कारण है कि कॉहमैन हमें चेतावनी देते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा सच की तलाश नहीं करता बल्कि आसानी की तलाश करता है। जो बात सरल लगे, परिचित लगे और बिना मेहनत के समझ आए उसे स्वीकार करना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी छिपा है। कई बार हमारी सबसे मजबूत मान्यताएं ठोस प्रमाणों पर नहीं बल्कि केवल बार बार दोहराई गई जानकारी पर आधारित होती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा दिमाग इतनी आसानी से भ्रमित हो सकता है तो निर्णय लेते समय कौन कौन सी मानसिक गलतियां करता है। कुछ ऐसे अदृश्य शॉर्टकट भी है
जो हमें बिना एहसास के गलत निष्कर्षों तक पहुंचा देते हैं। अगर आप मानते हैं कि आपके सारे फैसले पूरी तरह तर्क और सोच विचार पर आधारित है, तो डैनियल कहमेन कहते हैं कि शायद आप अपने दिमाग की सबसे बड़ी चाल को अभी तक पहचान नहीं पाए। हमारा मस्तिष्क सिर्फ तेजी से निर्णय नहीं लेता, बल्कि कई बार ऐसे मानसिक शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है जो हमें बिना एहसास के गलत निष्कर्षों तक पहुंचा देते हैं। इन्हें ही कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा है। लाखों वर्षों के विकास के दौरान इंसानी मस्तिष्क को हर स्थिति की गहराई के साथ विश्लेषण करने का समय नहीं मिलता था। इसलिए उसने ऐसे शॉर्टकट विकसित किए जो अधिकतर परिस्थितियों में उपयोगी थे। लेकिन आधुनिक दुनिया में यही शॉर्टकट हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कन्फर्मेशन बायस की। ये शायद इंसान के दिमाग की सबसे शक्तिशाली भ्रम है। इसका अर्थ है कि हम वही जानकारी खोजते हैं, वही सुनना पसंद करते हैं और वही याद रखते हैं जो पहले से हमारी बनी हुई मान्यताओं का समर्थन करता हो। इसके विपरीत जो जानकारी हमारे विचारों के खिलाफ हो जाती है, उसे हम अनदेखा कर देते हैं या गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति को पहले से विश्वास है कि कोई विशेष डाइट सबसे अच्छी है। अब इंटरनेट पर हजारों लेखों में उन्हें हर लेखों पर वही डाइट के बारे में उसे विज्ञापन दिख रहे हैं। अब वो उन्हीं लेखों पर क्लिक करेगा जो उसकी सोच को सही साबित करता हो। धीरे धीरे उसे लगेगा कि पूरी दुनिया उसकी बात मानती है, जबकि वास्तविकता ये है कि उसने खुद ही अपने लिए एक मानसिक बुलबुला बना लिया है। सोशल मीडिया ने इस बायस को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया है। एल्गोरिदम आपको वही वीडियो और पोस्ट दिखाते रहते हैं जिनसे आप पहले से जुड़ चुके होते हैं। परिणाम ये होता है कि आपकी मान्यताएं लगातार मजबूत होती जाती है और विरोधी विचार धीरे धीरे आपकी स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। यही कारण है कि आज समाज में विचारों का ध्रुवीकरण इतना बढ़ गया है कि लोग सच की तलाश कम और अपनी राय को साबित करने की जानकारी की तलाश ज्यादा करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण भ्रम है हेलो इफेक्ट। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की एक अच्छी या बुरी विशेषता उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में हमारी राय को प्रभावित कर देती है। मान लीजिए किसी इंटरव्यू में उम्मीदवार बहुत आत्मविश्वास से बोलता है, अच्छे कपड़े पहन कर आता है और मुस्कुराते हुए जवाब देता है। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति अनजाने में ये मान सकता है कि ये उम्मीदवार ईमानदार, बुद्धिमान और मेहनती भी होगा, जबकि इन गुणों का उसके पहनावे या बोलने के अंदाज से कोई सीधा संबंध ही नहीं है। इसी तरह अगर कोई प्रसिद्ध अभिनेता किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करता है तो हमें ये प्रोडक्ट भी बेहतरीन लगने लगता है, जबकि अभिनेता की लोकप्रियता और उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हमारा सिस्टम बन दोनों को जोड़ देता है क्योंकि उसे निर्णय लेना इससे आसान हो जाता है। अब आते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक पर। यह बायस बताता है कि हमारा दिमाग किसी घटना की वास्तविक संभावना का अनुमान आंकड़ों से नहीं बल्कि यादों से लगाता है। जो घटनाएं हमारी स्मृतियों में ज्यादा ताजा होती है, हमें वे अधिक सामान्य और अधिक संभावित लगती है। उदाहरण के लिए यदि लगातार कई दिनों तक समाचारों में विमान दुर्घटनाओं की खबरें दिखाई दिए तो बहुत से लोगों को लगता है कि हवाई यात्रा डरावनी है, जबकि सांख्यिकीय रूप से सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संभावना विमान दुर्घटना से बहुत अधिक होती है। लेकिन सड़क दुर्घटनाएं रोजमर्रा की बात है, इसलिए वे हमारे दिमाग पर उतना प्रभाव नहीं छोड़ती। यही कारण है कि मीडिया हमारी जोखिम की सबसे बड़ी समझ को प्रभावित कर देती है। अब बात करते हैं एंकरिंग बायस की, जिसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की सबसे रोचक खोजों में से एक माना जाता है। अब हमें किसी चीज की कीमत या मूल्य का अंदाजा नहीं होता, तो हमारा दिमाग सबसे पहले मिली हुई जानकारी को आधार बना लेता है। मान लीजिए किसी शॉपिंग वेबसाइट पर
पहले 10,000 की कीमत काटकर 5,999 लिख दी गई है। अब आपको 5,999 बहुत सस्ता लगेगा, जबकि हो सकता है उस वस्तु की वास्तविक कीमत उतनी ही हो। पहली दिखाई गई कीमत आपका मानसिक एंकर बन गई। यही तकनीक दुकानों, ऑनलाइन शॉपिंग, रियल एस्टेट और वेतन की बातचीत के दौरान इस्तेमाल होती है। दिलचस्प बात यह है कि ये वाईएस केवल आम लोगों को ही प्रभावित नहीं करती। डॉक्टर, जज, निवेशक, वैज्ञानिक और बड़े-बड़े बिजनेस लीडर्स भी इनसे पूरी तरह नहीं बच पाते। डैनियल कहमेन स्वयं कहते हैं कि इन मानसिक भ्रमों को पूरी तरह जिंदगी शोध करने के बाद भी वे खुद कई बार इनके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये गलतियां ज्ञान की कमी से नहीं बल्कि हमारे मस्तिष्क की मूल संरचना से पैदा होती है। यही इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि कई बार हमारे अपने निर्णय लेने का तरीका होता है। जब तक हम इन अदृश्य मानसिक जालों को पहचानना नहीं सीखेंगे, तब तक हमें अपने फैसले हमेशा सही लगने लगते हैं, चाहे वे कितना ही गलत क्यों ना हो। लेकिन सवाल यह है कि हमारा दिमाग लगातार ऐसे शॉर्टकट और ऐसे भ्रमों का इस्तेमाल क्यों करता है, या वो भविष्य में फैसले कैसे लेता है, और क्यों हम बार बार ऐसी भविष्यवाणियां कर बैठते हैं जो बाद में पूरी तरह गलत साबित होती है। यही रहस्य अब हम समझने वाले हैं। मान लो कि एक सफल निवेशक टीवी पर इंटरव्यू दे रहा है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, मुझे पूरा यकीन था कि ये कंपनी भविष्य में बहुत बड़ी बनेगी। उसकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता था। लेकिन अगर हम समय को पीछे घुमाकर उसी दिन पहुंचाया जाए जहां उसने निवेश किया था, तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देगी। उस समय बाजार अनिश्चित था, जानकारी अधूरी थी और भविष्य धुंधला था। फिर भी आज वो अपनी सफलता को ऐसे बयान कर रहा है कि जैसे परिणाम पहले से ही तय था। इंसानी दिमाग जो होता है, उसकी सबसे दिलचस्प कमजोरियों में से एक है ओवर कॉन्फिडेंस। डैनियल कहमेन कहते हैं कि इंसान अक्सर अपनी जानकारी, अपने निर्णय और भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता को वास्तविकता से कहीं अधिक आंकता है। ये आत्मविश्वास हमेशा बुरा नहीं होता। अगर इंसान में बिल्कुल भी आत्मविश्वास ना हो तो शायद वो कोई बड़ा कदम उठा ही ना पाए। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आत्मविश्वास वास्तविक ज्ञान से बड़ा हो जाता है। मनोविज्ञान इसे इल्यूजन ऑफ नॉलेज कहता है, यानी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी विषय को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जबकि वास्तव में हमारी समझ केवल सतह तक सीमित होती है। दिमाग कुछ तथ्यों को जोड़कर एक ऐसी कहानी बना देता है जो हमें पूरी तरह सही लगती है, लेकिन वास्तविक दुनिया इतनी सरल नहीं होती। इसी से जुड़ा है एक और भ्रम, इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी। इंसान को अनिश्चितता पसंद नहीं होती। हमारा दिमाग हर घटना के लिए एक स्पष्ट उत्तर चाहता है। इसलिए जब भी जानकारी अधूरी होती है, सिस्टम बन अपने अनुभवों और धारणाओं के आधार पर खाली जगहों को भर देता है। परिणाम ये होता है कि हमें अपने अनुमान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो जाता है। यही कारण है कि लोग अक्सर पूछते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होने वाला है, जबकि भविष्य के बारे में पूर्ण निश्चितता लगभग कभी संभव होती ही नहीं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, इंसान भविष्य का अनुमान लगाने में जितना सक्षम खुद को समझता है, वास्तविकता में उतना न होता नहीं। शेयर बाजार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हर साल हजारों विशेषज्ञ दावा करते हैं कि वे बता सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। लेकिन जब वर्षों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि अधिकांश विशेषज्ञों की भविष्यवाणियां सहयोग से बेहतर नहीं थी। फिर भी अगले साल वही विशेषज्ञ उतने ही आत्मविश्वास से नई भविष्यवाणियां करते हुए दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनकी असफल भविष्यवाणियां उनके आत्मविश्वास को बहुत कम प्रभावित करती है।
कॉमैन अपने अनुभव का भी उल्लेख करते हैं। उन्होंने वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ अध्ययन किया और पाया कि किसी भी क्षेत्र में बहुत अधिक अनुभव होना हमेशा बेहतर भविष्यवाणी की गारंटी नहीं देता, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, राजनीति या शेयर बाजार। विशेषज्ञ अक्सर उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक तार्किक कहानी बना लेते, लेकिन वास्तविक दुनिया उन कहानियों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती। बिजनेस की दुनिया में भी यही गलती बार बार दिखाई देती है। कई कंपनियां अपनी शुरुआती सफलता के बाद ये मानने लगती है कि उनका हर फैसला सही होगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें जोखिम भरे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास में अनेक बड़ी कंपनियां इसी कारण असफल भी हुई हैं। उन्हें लगा था कि वे बाजार को पूरी तरह समझ चुकी है, लेकिन बदलती परिस्थितियां उनकी सारी गणनाएं गलत साबित कर चुकी है। समस्या जानकारी की कमी में नहीं थी, बल्कि अपनी जानकारी पर अधिक विश्वास करने में थी। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हमारे अनुमान सही निकलते हैं तो मस्तिष्क में डोपामिन का स्राव होता है। यह हमें उपलब्धि और संतुष्टि का अनुभव कराता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग ये मानने लगता है कि हम वास्तविक में बहुत अच्छे निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जब हम गलत साबित होते हैं तो हमारा मस्तिष्क अक्सर उन गलतियों के लिए बाहरी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता है। इस प्रकार हमारा आत्मविश्वास बना रहता है, जबकि हमारी भविष्यवाणी करने की वास्तविक क्षमता में कोई विशेष सुधार नहीं होता। यही कारण है कि कॉहमैन कहते हैं कि बुद्धिमानी का अर्थ हर उत्तर जानना नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को पहचानना है। जितना अधिक हम किसी जटिल विषय के बारे में सीखते हैं, उतना ही एहसास होता है कि हम बहुत कुछ अनिश्चित तौर पे नहीं सीखे हैं। सच्चे विशेषज्ञ वही होते हैं जो अपने ज्ञान के साथ साथ अपनी अनिश्चितताओं को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि भविष्य का अनुमान लगाना इतना कठिन है, तो फिर जब हमें लाभ और नुकसान के बीच चुनाव करना पड़ता है, तब हमारा दिमाग निर्णय कैसे लेता है? क्यों एक ही व्यक्ति कभी बड़ा जोखिम उठा लेता है और कभी छोटे छोटे नुकसान से भी वो घबरा जाता है? इसी सवाल का जवाब हमें इस पुस्तक में सबसे प्रभावशाली विचारों में से एक, निर्णय और जोखिम के मनोविज्ञान में मिलने वाला है। मान लो सड़क पर चलते हुए आपको 1000 का नोट मिलता है। उस खुशी का एहसास कुछ मिनट तक रहता है, लेकिन अब दूसरी स्थिति सोचिए। आपकी जेब में पहले से ही 1000 रुपये थे और अचानक से वे कहीं गिर जाते हैं। इस बार जो बेचैनी, अफसोस और निराशा महसूस होगी, वो पहले वाली खुशी से कहीं अधिक गहरी होगी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों घटनाओं की रकम समान है, लेकिन हमारा दिमाग उन्हें एक समान महत्व नहीं देता। यही डैनियल कॉहमैन और एस्मो टवर्की की सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक है, लॉस एवर्जन, यानी किसी चीज को खोने का दर्द। उतनी ही कीमत की चीज पाने में उतनी खुशी नहीं होती। यही विचार आगे चलकर उनकी विश्व प्रसिद्ध पर्सपेक्ट थ्योरी का आधार भी बना है। इस सिद्धांत ने अक्सर अर्थशास्त्र की दर्शकों और बहुत पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे दी। पहले माना जाता था कि इंसान हमेशा तर्कसंगत तरीके से फैसले लेता है और हर विकल्प का लाभ हानि का गणित निकालकर ही फैसला या निर्णय लेता है। लेकिन कॉहमैन ने दिखाया कि वास्तविक दुनिया में इंसान गणित नहीं, बल्कि भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है। हमारे लिए किसी लाभ का मूल्य और किसी नुकसान का मूल्य बराबर नहीं होता। शोधों में पाया गया कि लगभग 100 रुपए की खुशी महसूस होने के लिए हमें 200 का नुकसान सहने का डर खत्म होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, नुकसान का दर्द हमारे मस्तिष्क की लाभ की तुलना में लगभग 2 गुना प्रभाव डालता है। न्यूरोसाइंस भी इस व्यवहार को समझती है। जब हमें किसी नुकसान का खतरा महसूस होता है तो मस्तिष्क का जो एमिग्डाला होता है वो तुरंत सक्रिय हो जाता है। यही वो हिस्सा है जो खतरे और भय को पहचानता है। हमारे पूर्वजों के लिए यह प्रणाली जीवन बचाने के लिए बहुत आवश्यक थी। जंगल में एक छोटी सी गलती जान ले सकती थी,
इसलिए विकास की प्रक्रिया ने हमारे दिमाग को इस तरह बनाया है कि संभावित नुकसान को संभावित लाभ से कहीं अधिक गंभीरता से ले ले। आज भले ही हम जंगल में नहीं रहते, लेकिन हमारा मस्तिष्क अभी भी उसी प्राचीन प्रोग्रामिंग के साथ काम करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण निवेश की दुनिया में दिखाई देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक कंपनी के शेयर खरीदे और उनकी कीमत लगातार गिरने लगी। तर्क कहता है कि अगर भविष्य में कंपनी के बेहतर होने की संभावना नहीं है तो नुकसान स्वीकार करके बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। वे कहते हैं थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद कीमत वापस बढ़ जाए, क्योंकि नुकसान स्वीकार करना उनके लिए मानसिक रूप से बेहद कठिन होता है। दूसरी ओर अगर वही शेयर थोड़ा सा मुनाफा दे दे तो लोग जल्दी बेच देते हैं ताकि लाभ हाथ से निकल ना जाए। परिणाम ये होता है कि वे अपने घाटे वाले निवेश लंबे समय तक पकड़े रहते हैं और अच्छे निवेश जल्दी बेच देते हैं। ये पूरी तरह लॉस एवर्जन का प्रभाव है। जुआ खेलने वालों की भी यही मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। जब वे पहली बार हारते हैं तो खेल छोड़ने के बजाय अक्सर दांव और बड़ा लगा देते हैं। उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि पहले हुए नुकसान की भरपाई करना होता है। इस स्थिति में निर्णय तर्क से नहीं बल्कि नुकसान के दर्द से संचालित होता है। यही कारण है कि कई लोग एक छोटी सी हार से बहुत बड़ी आर्थिक तबाही में बदल जाते हैं। लेकिन ये सिद्धांत केवल पैसों तक सीमित नहीं है, रिश्तों में भी यही प्रक्रिया काम करती है। कई लोग ऐसे संबंधों में वर्षों तक बने रहते हैं जो मानसिक रूप से उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते। वे इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वे खुश हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो रिश्ता छोड़ देंगे तो उन्हें समय, भावनाएं और प्रयास जो उन्होंने लगाए हैं वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे। इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में संक कॉस्ट इफेक्ट से जोड़ा जाता है, जहां हम केवल एक गलत निर्णय जारी इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने पहले उसमें बहुत कुछ निवेश कर दिया होता है। यही कारण है कि कंपनियां लिमिटेड टाइम ऑफर या लॉ फ्यू सेट्स लेफ्ट के संदेशों का उपयोग करती है। वे जानते हैं कि इंसान किसी चीज को पाने की इच्छा से अधिक उसे खो जाने के डर से प्रेरित होता है। मार्केटिंग, राजनीति, निवेश और व्यक्तिगत जीवन, हर जगह लॉस एवर्जन हमारे निर्णय को प्रभावित करता है। कॉहमैन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारा दिमाग लाभ की तलाश में नहीं बल्कि नुकसान से बचने की कोशिश में अधिक सक्रिय रहता है। कई बार इसी कारण हम सुरक्षित दिखने वाले लेकिन लंबे समय नुकसानदायक फैसले ले बैठते हैं। अगर हम इस मानसिक प्रवृत्ति को पहचान ले तो हम अपने निर्णय को अधिक संतुलित और तर्कसंगत बना सकते हैं। लेकिन एक और सवाल बाकी है। अगर हमारा दिमाग नुकसान से इतना डरता है तो फिर वो घटनाओं को याद कैसे रखता है? क्यों किसी अनुभव के अंत में हमारे पूरे अनुभव को याद रखने की क्षमता में बदल देता है? यही रहस्य को हम अब समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप रात को घर लौट रहे हैं। अचानक सड़क के किनारे कोई परछाई हिलती हुई दिखाई देती है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। एक पल के लिए आपको लगता है कि शायद कोई खतरनाक व्यक्ति छिपा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ हवा में हिलता हुआ पेड़ था। सवाल यह है कि आपका दिमाग इतनी जल्दी गलत निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गया? इसका जवाब है हेउरिस्टिक्स। डैनियल कोहमैन बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क हर समय गहराई से विश्लेषण नहीं करता। वो तेजी से निर्णय लेने के लिए मानसिक शॉर्टकट का उपयोग करता है। अधिकतर समय ये शॉर्टकट हमें बचा लेते हैं, लेकिन कई बार यही हमारी सबसे बड़ी गलतियों का कारण बनते हैं। इवोल्यूशन के दौरान इंसान के पास हर खतरे को समझकर बैठने या विश्लेषित करने का समय नहीं था। हर झाड़ियों के पीछे अगर कोई आवाज सुनाई देती तो सबसे पहले भागना सुरक्षित था। बाद में ये देखना था कि वो शेर था या हवा। इसलिए हमारे दिमाग ने ऐसे नियम विकसित किए जो तेज थे, भले ही वे हमेशा सही ना हो। इन्हीं नियमों को हेउरिस्टिक्स कहा जाता है। यह हमारे सिस्टम वन का हिस्सा है।
ये हमें तुरंत उत्तर देते हैं, लेकिन उनकी कीमत कई बार गलत फैसलों के रूप में चुकानी पड़ती है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग किसी घटना की संभावना का अनुमान इस आधार पर लगाता है कि वो घटना हमारी याद में कितनी आसानी से आती है। यदि पिछले कुछ दिनों से समाचारों में लगातार हार्ट अटैक की खबरें दिखाई जा रही हो, तो अचानक हर सीने का दर्द भी हमें गंभीर बीमारी जैसा लगने लगता है। दूसरी ओर जिन खतरों के बारे में हम कम सुनते हैं, उन्हें हम कम महत्वपूर्ण मान लेते हैं, चाहे वे वास्तव में अधिक सामान्य क्यों ना हो। यानी हमारा दिमाग आंकड़ों से नहीं बल्कि यादों की उपलब्धता से निर्णय लेता है। यही कारण है कि डॉक्टरों को भी वर्षों तक प्रशिक्षण दिया जाता है। एक नया डॉक्टर कभी-कभी किसी हाल की बीमारी के केस से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे हर मरीज में वही दिखाई देने वाली बीमारी लगती है। अनुभवी डॉक्टर इस मानसिक जाल को पहचानना सीख जाते हैं। वे केवल पहली संभावना पर भरोसा नहीं करते बल्कि अन्य विकल्पों की भी जांच करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक छोटी सी मानसिक शॉर्टकट गलत निदान का कारण बन सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण शॉर्टकट है रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। इसमें हमारा दिमाग किसी व्यक्ति या घटना को उसके वास्तविक आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि उसकी समानता के आधार पर पहचानता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चश्मा पहनता है, शांत स्वभाव का है, किताबें पढ़ना पसंद करता है और कम बोलता है। बहुत से लोग तुरंत मान लेंगे कि वो वैज्ञानिक या प्रोफेसर होगा, लेकिन वास्तविकता में वो एक कलाकार, इंजीनियर या व्यापारी भी हो सकता है। हमारा दिमाग कुछ विशेषताओं को देखकर पूरी कहानी बना देता है। यही कारण है कि हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों, भाषा, चेहरे या पेशे के आधार पर जज कर बैठते हैं। कॉमेन बताते हैं कि इंसानी दिमाग को अधूरी कहानियां पसंद नहीं है। जहां जानकारी कम होती है, वहां वो खुद खाली जगह भर देता है। इसी वजह से हम दुनिया में लगातार पैटर्न्स खोजते रहते हैं। बादलों में चेहरे दिखाई देना, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में कोई गुप्त नियम ढूंढना, या लगातार दो घटनाओं के बाद ये मान लेना कि अब तीसरी घटना भी वैसी ही होगी। ये सब उसी प्रवृत्ति का हिस्सा है। मनोविज्ञान में इसे पैटर्न सीकिंग कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क मानता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य होगी, जबकि कई बार वास्तविकता केवल संयोग होती है। शेयर बाजार इसका बेहतरीन उदाहरण है। यदि कोई निवेशक लगातार 3 बार सही भविष्यवाणी कर देता है, तो लोग उसे जीनियस मानने लगते हैं। लेकिन हो सकता है कि उसके कौशल से अधिक संयोग ने उसका योगदान दिया हो। हमारा दिमाग पैटर्न देखने के लिए इतना उत्सुक रहता है कि जहां कोई संबंध नहीं होता, वहां भी वो संबंध बना लेता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही होता है। अगर किसी दिन आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो उसी सुबह आपने जो काली शर्ट पहनी थी, अगली बार शायद वो शर्ट पहनने से बचेंगे। तर्क कहता है कि दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग उन्हें जोड़ देता है क्योंकि उसे कारण और परिणाम की कहानी चाहिए। न्यूरोसाइंस बताती है कि मस्तिष्क लगातार भविष्यवाणी करने वाली मशीन की तरह काम करता है। ये पिछले अनुभवों के आधार पर अगले क्षण का अनुमान लगाता है। यही क्षमता हमें तेजी से निर्णय लेने में मदद भी करती है, लेकिन यही हमें भ्रमित भी कर सकती है। इसलिए बुद्धिमानी केवल तेज सोचने में नहीं, बल्कि ये पहचानने में है कि कब हमारा दिमाग सोचेगा और कब वो शॉर्टकट ले रहा है। यही हेलिनिस की हमें रोजमर्रा के हजारों फैसले लेने में मदद करती है, लेकिन जब बड़े निर्णयों की बात आती है, तो यही मानसिक शॉर्टकट हमें वास्तविकता से दूर भी ले जाता है। अब सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग इतनी आसानी से कहानियां गढ़ लेता है, तो हमारी यादें इतनी भरोसेमंद क्यों है? क्या हम वास्तव में अपने अनुभवों को वैसे ही याद रखते हैं जैसे वे हुए थे, या हमारा दिमाग बाद में उन्हें बदल देता है? मान लो कि आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं। एक ही दवाई दो तरह से लिखी हुई दिखाई देती है। पहली पर लिखा है 90% लोगों को इससे फायदा हुआ। दूसरी पर लिखा है 10% लोगों को इससे फायदा नहीं हुआ।
दोनों वाक्य गणित के हिसाब से बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन्हें एक जैसा महसूस नहीं करता। पहली बात उम्मीद देती है, दूसरी डर पैदा करती है। यही है फ्रेमिंग इफेक्ट। यानी किसी जानकारी का अर्थ सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो क्या कह रही है, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि उसे किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। डैनियल कोहमैन बताते हैं कि हमारा दिमाग वास्तविकता पर नहीं बल्कि वास्तविकता की प्रस्तुति पर अधिक प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमने पूरी तरह तर्क संगत निर्णय लिया, जबकि सच ये होता है कि हमारे निर्णय जो हम लेते हैं वो पहली दिशा में हमारे शब्दों के चुनाव ने तय कर ली होती है। ये प्रभाव इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा सिस्टम एक तेजी से किसी भी सूचना को उसके भावनात्मक अर्थ के आधार पर समझ लेता है। वो आंकड़ों की गहराई में नहीं जाता, बल्कि ये देखता है कि सामने वाली बात आशा पैदा कर रही है या भय। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब किसी सूचना से संभावित नुकसान होने का संकेत मिलता है तो मस्तिष्क का अमिगडाला अधिक सक्रिय हो जाता है। जब वही सूचना लाभ के रूप में प्रस्तुत होती है तो हमारा दिमाग अधिक सकारात्मक और सहज महसूस करता है। इसलिए एक ही तथ्य अलग अलग शब्दों में कहे जाने पर अलग अलग फैसले पैदा कर सकता है। मार्केटिंग की दुनिया में ये सिद्धांत हर दिन इस्तेमाल होता है। कोई कंपनी ये नहीं कहती कि हमारे 5% ग्राहक संतुष्ट नहीं है। वो कहती है कि 95% ग्राहक पूरी तरह से संतुष्ट है। दोनों बातें एक ही है, लेकिन पहली बात खरीदने की इच्छा कम करती है, जबकि दूसरी बात भरोसा बढ़ाती है। इस तरह किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर भी 2 पीस बचे हुए हैं या ये ऑफर केवल आज तक सीमित है जैसे संदेश हमारे अंदर कमी का एहसास पैदा करते हैं। अचानक हमें वही चीज ज्यादा मूल्यवान लगने लगती है, जैसे कुछ ही मिनट पहले हमारा उसे खरीदने का इरादा भी नहीं था। हमारा निर्णय प्रोडक्ट नहीं बल्कि उसे प्रस्तुत किए गए फ्रेम से प्रभावित होता है। राजनीति में फ्रेमिंग इफेक्ट बेहद शक्तिशाली हथियार है। मान लीजिए सरकार किसी नई नीति को राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर पेश करती है। वही नीति अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नियंत्रण के रूप में प्रस्तुत की जाए तो लोगों की प्रतिक्रिया पूरी तरह से बदल सकती है। तथ्य वही रहते हैं लेकिन कहानी बदल जाती है। इसलिए बड़े नेता केवल नीतियां नहीं बनाते, वे उन नीतियों की भाषा भी बहुत सोच समझकर चुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जनता अक्सर तथ्यों से पहले शब्दों पर प्रतिक्रिया देती है। हॉस्पिटल्स में भी यही प्रभाव देखा जाता है। यदि डॉक्टर्स किसी सर्जरी के बाद ये कहे कि इस ऑपरेशन के बाद 90% मरीज जीवित रहते हैं, तो अधिकांश लोग ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यदि वही डॉक्टर कहे कि इस ऑपरेशन में 10% लोग मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बहुत से लोग डर कर ऑपरेशन करवाने से मना कर देंगे, जबकि दोनों ही वाक्य में एक ही वास्तविकता को व्यक्त करने की क्षमता थी। कई प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि केवल प्रस्तुति बदलने से लोगों के निर्णय नाटकीय रूप से बदलने लगते। इससे स्पष्ट रूप से ये पता लगता है कि इंसान केवल डेटा पर नहीं बल्कि डेटा की कहानी पर निर्णय लेता है। न्यूज़ मीडिया भी इसी सिद्धांत का प्रयोग करती। एक ही घटना को अलग अलग चैनल पर अलग अलग फ्रेम में दिखाते हैं। कहीं वही घटना आर्थिक सुधार कहलाती है तो कहीं आर्थिक संकट। दर्शक अक्सर सोचते हैं कि वे निष्पक्ष जानकारी देख रहे हैं, जबकि वास्तव में वे पहले से चुने हुए फ्रेम के भीतर घटना को समझ रहे होते हैं। धीरे धीरे यही फ्रेम हमारी राय, हमारे विश्वास और यहाँ तक कि हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। कोहमैन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमारा दिमाग हर सूचना को निष्पक्ष रूप से नहीं देखता। वो पहले उसे फ्रेम को स्वीकार करता है, फिर उसी के अनुसार अपने तर्क को गढ़ता है। इसलिए यदि हमें बेहतर निर्णय लेने हैं तो हर महत्वपूर्ण जानकारी पर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। अगर यही बात किसी दूसरे तर्क से कही जाती तो क्या मेरा फैसला बदल जाता?
ये छोटा सा प्रश्न हमें सिस्टम 1 की भावनात्मक प्रक्रिया से निकालकर सिस्टम 2 की धीमी और तर्कसंगत सोच की ओर ले जाता है। लेकिन फ्रेमिंग इफेक्ट हमारी सोच को प्रभावित करने वाले मानसिक भ्रमों में से सिर्फ एक है। हमारा दिमाग समय, अनुभव और यादों के साथ भी ऐसे ही खेल खेलता है जिनका हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता। मान लीजिए आपके सामने दो विकल्प रखे गए हैं। पहला, अभी आपको 10 लाख रुपए मिलने की 90% संभावना है। दूसरा है 1 करोड़ रुपए की मिलने की केवल 10% संभावना है। गणित कहता है कि दोनों विकल्पों का अनुमानित मूल्य लगभग बराबर हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग पहले विकल्प को चुनेंगे। अब यही कहानी उलट दीजिए। पहला विकल्प है 90% संभावना है कि आपका 10 लाख का नुकसान होगा। दूसरा विकल्प है कि 10% संभावना है कि आपका पूरा नुकसान बच जाएगा। अचानक वही लोग जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। सवाल ये है कि आखिर हमारा दिमाग संभावनाओं को निष्पक्ष तरीके से क्यों नहीं देख पाता। डैनियल कहनेमान बताते हैं कि इंसान प्रोबेबिलिटी को नहीं समझता, बल्कि उसके भावनात्मक अर्थ को महसूस करता है। यही कारण है कि अनिश्चितता के समय हमारे फैसले अक्सर तर्क से ज्यादा डर, उम्मीद और कल्पना से संचालित होते हैं। व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कहता है कि हमारा दिमाग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर नहीं है। इवोल्यूशन के दौरान इंसान ने गणित सीखकर नहीं, बल्कि अनुभवों और सहज अनुमान के आधार पर जीवित रहना सीखा था। जंगल में अगर कुछ हो जाता या किसी तरह की हलचल होती, तो वो समय गणना करने का नहीं होता था। चाहे वहां पे किसी जंगली जानवर की संभावना 10% हो या 20% हो, सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा निर्णय था कि वहां से भाग जाओ। और यही गुण हमारे अंदर आज भी विद्यमान है। इसलिए जब बात भविष्य की होती है तो हमारा मस्तिष्क वास्तविक आंकड़ों के ज्यादा संभावित परिणामों की भावनात्मक तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि बिजनेस और कैरियर में लोग अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। कोई व्यक्ति वर्षों तक एक ऐसी नौकरी में बना रहता है जिसे वो पसंद नहीं करता, लेकिन उसे भविष्य की अनिश्चितता वर्तमान की असंतुष्टि से अधिक डरावनी लगती है। दूसरी ओर कुछ लोग बिना पर्याप्त जानकारी के या बिना पर्याप्त तैयारी के केवल एक बड़ी सफलता की उम्मीद में कुछ दांव लगा देते हैं। दोनों ही स्थितियों में समस्या प्रोबेबिलिटी की नहीं, बल्कि रिस्क परसेप्शन की होती है। वास्तविक जोखिम में और महसूस किया गया जोखिम अलग अलग रूप से महसूस होते हैं। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण विचार सामने आता है, जिसे बाद में नसीम निकोलस तालेब ने ब्लैक स्वान की अवधारणा से लोकप्रिय बनाया। कहनेमान के विचारों से ये भी बात मेल खाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी घटनाएं अक्सर वे होती है जिनकी भविष्यवाणी लगभग कोई नहीं कर पाता। आर्थिक मंदी, अचानक आई हुई महामारी, किसी तकनीकी का विस्फोट या किसी छोटे से स्टार्टअप का पूरी इंडस्ट्री बदल देना, ये सभी ऐसी घटनाएं हैं जो पहले से असंभव या बेहद कम संभावना वाली लगती थी। लेकिन जब वे घट जाती है तब हमारा दिमाग तुरंत उनके लिए एक तार्किक कहानी बना लेता है, मानो ये सब पहले से स्पष्ट था। मनोविज्ञान इसे मनोविज्ञान इसे हिंसाइट बायस से जोड़कर भी देखता है। घटना के बाद हमें लगता है कि उसका होना तो तय ही था। रैंडमनेस यानी संयोग को स्वीकार करना इंसान के लिए सबसे अधिक कामों में से एक है। हमारा मस्तिष्क हर घटना के पीछे कोई कारण ढूंढना चाहता है। अगर किसी निवेशक ने लगातार 3 बार सही शेयर चुना तो उसे वो अवधारणा प्रभावशाली लगने लगेगी, लेकिन शायद उसमें कौशल से अधिक भाग्य का योगदान हो।
इसी तरह कई बार बहुत मेहनती लोग असफल हो जाते हैं और औसत तैयारी करने वाले लोग सही समय और सही अवसर के कारण आगे निकल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत की दुनिया का कोई मूल्य नहीं है, बल्कि ये है कि वास्तविक दुनिया में सफलता केवल योग्यता से नहीं बल्कि अनिश्चित प्रतियोगिताओं के आधार पर प्रभावित होती है। दैनिक जीवन में भी यही सच दिखाई देता है। हर मौसम, ट्रैफिक, स्वास्थ्य, रिश्तों और करियर हर जगह भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जितना अधिक हम नियंत्रण का भ्रम पालते हैं, उतनी ही बड़ी निराशा तब होती है जब रियलिटी हमारी योजनाओं से अलग निकलती। कॉहमैन हमें सिखाते हैं कि बुद्धिमानी का अर्थ हर भविष्यवाणी को सही कर लेना नहीं, बल्कि ये स्वीकार करना है कि दुनिया में अनिश्चितता हमेशा ही रहेगी। अच्छा निर्णय वही है जो केवल सहयोग से संभावित परिणाम पर निर्भर ना हो, बल्कि अलग अलग संभावनाओं के लिए तैयार भी हो। यही कारण है कि सफल लोग भविष्य को निश्चित मानकर नहीं चलते, बल्कि वे अपने निर्णयों में लचीलापन रखते हैं। वे जानते हैं कि किस्मत, संयोग से अप्रत्याशित घटनाएं हमेशा खेल का हिस्सा रहेगी। लेकिन एक और दिलचस्प सवाल अभी बाकी है। अगर भविष्य इतना अनिश्चित है, तो क्या हम कम से कम अपनी पुरानी यादों और अनुभवों को उनके आधार पर भरोसा कर सकते हैं, या हमारा दिमाग वहां भी हमें धोखा देता है? मान लो कि आप दो लोगों से उनकी छुट्टियों के बारे में पूछते हैं। पहला व्यक्ति कहता है कि उसकी पूरी छुट्टी या पूरी यात्रा शानदार थी, लेकिन आखिर में उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और उसका पूरा अनुभव खराब होने लगा। वहीं पर दूसरा व्यक्ति बताता है कि यात्रा के दौरान उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरी दिन में वो अपने परिवार के साथ बैठा था। उसने वो दिन अपने परिवार के साथ बिताया। वो दिन एक खूबसूरत सूर्यास्त की सबसे बड़ी याद बनकर या सबसे प्यारी याद बनकर उसके जीवन में रह गया। अब सोचिए, दोनों ने अपने पूरे अनुभव को किस आधार पर याद रखा? क्या उन्होंने हर पल को बराबर महत्व दिया? डैनियल कोहमैन कहते हैं, नहीं, हमारा दिमाग पूरी कहानी को याद नहीं रखता, बल्कि वो कुछ खास पलों को चुनकर पूरी कहानी बना देता है। यही वो जगह है जहां वे दो अलग अलग व्यक्तित्वों की बात करते हैं, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेम्बरिंग सेल्फ। एक्सपीरियंस सेल्फ वो है जो इस समय जीवन जी रहा है, जो हर सेकंड खुशी, दर्द, उत्साह या तनाव महसूस करता है। लेकिन रिमेम्बरिंग सेल्फ वो है जो बाद में बैठकर उस पूरे अनुभव की कहानी लिखता है। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे भविष्य के ज़्यादातर फैसले एक्सपीरियंस सेल्फ नहीं बल्कि रिमेम्बरिंग सेल्फ के आधार पर होते। यानी हम वास्तविकता के अनुसार नहीं बल्कि अपनी यादों के अनुसार निर्णय लेते। यही वजह है कि हमारा दिमाग पीक एंड रूल का पालन करता है। इस नियम के अनुसार किसी भी अनुभव को याद रखने में दो चीजें सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है: उस अनुभव का सबसे तीव्र क्षण यानी पीक और उसका अंतिम क्षण यानी एंड। बीच में क्या हुआ उसका महत्व अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इसलिए अगर कोई फिल्म 2 घंटे तक औसत रही लेकिन उसका अंत बहुत भावुक और शानदार था, तो हम उसे बेहतरीन फिल्म कह देते हैं। वहीं अगर पूरी फिल्म अच्छी थी लेकिन आखिरी 10 मिनट निराशाजनक हो, तो पूरी फिल्म का प्रभाव कम हो जाता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए कॉहमैन एक प्रसिद्ध पेन एक्सपेरिमेंट का उल्लेख करते हैं। इसमें प्रतिभागियों को ठंडे पानी में हाथ रखने के लिए कहा गया। पहले प्रयोग में उन्हें कुछ समय तक तेज दर्द सहना पड़ा। दूसरे प्रयोग में दर्द थोड़ा अधिक समय तक चला, लेकिन अंत में पानी का तापमान थोड़ा बढ़ा दिया गया, जिससे आखिरी क्षण अपेक्षाकृत कम दर्दनाक थे। दिलचस्प बात यह रही कि बाद में अधिकांश लोगों ने दूसरा अनुभव दोबारा चुनना पसंद किया, जबकि कुल मिलाकर उसमें अधिक समय तक दर्द सहन करना पड़ा था। उनका रिमेम्बरिंग सेल्फ केवल ये बात याद रख रहा था कि अंत में पहले की तुलना से कम तकलीफ दे रहा। इसका अर्थ यह है कि हमारा दिमाग कुल अनुभव की गणना नहीं करता, बल्कि वो उसके भावनात्मक शिखर और अंत को अधिक महत्व देता है। रिश्तों में भी यही पैटर्न दिखाई देता है।
कई बार वर्षों तक चले अच्छे संबंध में केवल कुछ बुरे अंतिम अनुभवों के कारण पूरी तरह नकारात्मक याद बन जाते हैं। वहीं कुछ रिश्तों में शुरुआती कठिनाइयां होने के बावजूद एक सम्मानजनक और भावनात्मक अंत उन्हें जीवन भर की अच्छी याद बना देता है। वास्तविकता और स्मृति हमेशा एक जैसी नहीं होती। हमारा अतीत वैसा नहीं होता जैसा हमने जिया था, बल्कि वैसा होता है जैसा हमारा रिमेम्बरिंग सेल्फ उसे दोबारा लिखता है। यही बात छुट्टियों, कैरियर और दैनिक जीवन पर भी लागू होती है। अगर किसी प्रोजेक्ट के आखिरी चरण में बड़ी सफलता मिल जाए तो हम महीनों की कठिनाइयों को आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन अगर अंत में असफलता मिल जाए तो पूरा सफर बेकार लगने लगता है। इसलिए सफल नेता, शिक्षक और कंपनियां केवल अच्छा अनुभव देने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि वो ये भी सुनिश्चित करती है कि उसका अंत यादगार हो, क्योंकि अंत ही अक्सर पूरी कहानी बन जाता है। कोहमेन का ये विचार हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराता है। हमारी यादें कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि दिमाग द्वारा संपादित की गई कहानियां हैं। और जब हमारी यादें पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या सचमुच हम अपने जीवन के बारे में सही फैसले ले रहे हैं, या हमारा दिमाग हमें बार बार ऐसे भ्रमों में फंसाता है जिसको हमें एहसास करने की भी समझ नहीं होती। इसी सवाल का उत्तर हमें अब आगे समझने का प्रयास करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो विकल्प है। पहला, आपकी सैलरी आज से दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन आपके आसपास के सभी लोगों की सैलरी आपसे 3 गुना ज्यादा होगी। दूसरा, आपकी सैलरी पहले जितनी ही रहेगी, लेकिन आप अपने आसपास के अधिकांश लोगों से अधिक कमाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि बहुत लोग दूसरा विकल्प चुन लेते हैं। इसका मतलब यह है कि खुशी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि दूसरों की तुलना में हमारे पास कितना है। यही सवाल डैनियल कोहमैन की पूरी किताब में उठाते रहते हैं। क्या पैसा वास्तव में खुशी खरीद सकता है? और अगर हाँ, तो कितनी? कोहमैन बताते हैं कि इंसान का दिमाग खुशी को स्थायी रूप से महसूस करने के लिए बना ही नहीं है। इवोल्यूशन के दौरान अगर इंसान किसी उपलब्धि के बाद हमेशा संतुष्ट रह जाता तो शायद वो आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। इसलिए हमारा मस्तिष्क हर नई उपलब्धि को कुछ समय बाद सामान्य बना देता है। मनोविज्ञान में इसे हेडोनिक एडेप्टेशन या एडेप्टेशन कहा जाता है, यानी नई कार, नया घर, प्रमोशन या महंगा स्मार्टफोन शुरुआत में बहुत खुशी देता है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही चीज हमारी नई समस्याओं या हमारी जिंदगी में सामान्य हिस्सा बन जाती है। फिर हमारा दिमाग किसी अगली उपलब्धि की तलाश करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सोचते हैं, बस हमें ये नौकरी मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। नौकरी मिलते ही लक्ष्य बदल जाता है, अब उसे प्रमोशन चाहिए। जब प्रमोशन मिल जाती है फिर उसे अपना घर चाहिए, उसके बाद उसे अपनी बड़ी कार भी चाहिए। मंजिल बदलती रहती है, लेकिन स्थायी खुश नहीं आती। मंजिल बदलती रहती है, लेकिन स्थायी खुशी नहीं आती। समस्या इच्छाओं में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हमारा दिमाग हर उपलब्धि का आदी हो जाता है। कॉमेन यहाँ एक और महत्वपूर्ण अवधारणा समझाते हैं, जिसे फोकसिंग इल्यूजन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो किसी एक चीज के महत्व को वास्तविकता से कहीं ज्यादा बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर वो किसी दूसरे शहर चला गया जहां मौसम बेहतर है तो पूरी उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है, कुछ महीनों के बाद वही रोजमर्रा की समस्याएं फिर सामने आने लगती है। काम का तनाव, रिश्तों की चुनौतियां, स्वास्थ्य, समय की कमी। मौसम अच्छा था, लेकिन जीवन केवल मौसम से नहीं बनता। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में कई अध्ययनों से यह पाया गया कि एक निश्चित स्तर तक आय बढ़ने से जीवन की गुणवत्ता और तनाव में कमी आती है।
भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी होने पर पैसा निश्चित रूप से जीवन को बेहतर बनाता है। लेकिन उसके बाद आय बढ़ने और खुशी बढ़ने का संबंध पहले जैसा मजबूत नहीं रहता, क्योंकि उस स्तर के बाद तुलना, अपेक्षाएं और नई इच्छाएं अधिक प्रभाव डालने लगती है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखा जा सकता है। कोई व्यक्ति सालों तक जिस बाइक का सपना देखता था, उसे खरीदने के बाद कुछ महीनों में उसी सड़क पर उसे महंगी बाइक देखकर फिर असंतुष्टि होने लगती है। वास्तविकता नहीं बदलती, केवल तुलना बढ़ गई। यही वजह है कि सोशल मीडिया के दौर में लोगों की संतुष्टि कम होती जा रही है। अब तुलना केवल पड़ोसी से नहीं बल्कि दुनिया के लाखों लोगों के सामने होने लगती है। हमारा दिमाग लगातार ये महसूस करता है कि कहीं ना कहीं कोई हमसे बेहतर जीवन जी रहा है। न्यूरोसाइंस भी बताती है कि जब हमें कोई नई उपलब्धि मिलती है तो डोपामिन सिस्टम सक्रिय हो जाता है, लेकिन ये प्रणाली उपलब्धि से ज्यादा उम्मीद पर काम करती है। जैसे ही उपलब्धि सामान्य बनती है, डोपामिन का प्रभाव कम हो जाता है और दिमाग का अगला लक्ष्य खोजने की कोशिश करता है। इसलिए इंसान हमेशा अगली खुशी के पीछे भागता है, जबकि वर्तमान खुशी को महसूस भी नहीं करता। कॉहमैन का संदेश ये नहीं है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि पैसा जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन मन को हमेशा संतुष्ट नहीं रख सकता। खुशी केवल बैंक बैलेंस का परिणाम नहीं है, बल्कि वो इस बात का परिणाम है कि हमारा दिमाग अपने अनुभवों, रिश्तों, अपेक्षाओं और तुलना को कैसे देखता है। इसलिए शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि हमारा दिमाग उसे किस नज़र से देख रहा है। लेकिन अगर हमारा दिमाग खुशी, निर्णय, यादें और भविष्य हर चीज को अपने मानसिक शॉर्टकट और भ्रमों से देखता है, तो वास्तव में हम स्वतंत्र निर्णय नहीं ले रहे हैं, या हमारा पूरा जीवन ऐसे अदृश्य मानसिक नियमों से संचालित हो रहा होता है जिसका हमें शायद कभी एहसास भी नहीं होता। इसी अंतिम विचार के साथ हम इस पूरी यात्रा को समझने की ओर बढ़ेंगे। कल्पना कीजिए कि आपको किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिलता है, सैलरी अच्छी है, पद भी अच्छा है, और हर कोई कह रहा है कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। आपका मन तुरंत हाँ कहने लगता है, लेकिन उसी समय आप कहे फैसला करने में अभी 24 घंटे रुक जाइए। शायद ये सलाह आपकी जिंदगी बदल सकती है। डैनियल कॉहमैन का मानना है कि हमारी सबसे बड़ी गलतियां गलत जानकारी की वजह से नहीं, बल्कि बहुत जल्दी निर्णय लेने की वजह से होती है। इसलिए इस किताब का अंतिम और सबसे व्यवहारिक संदेश है, बेहतर निर्णय लेने के लिए तेज नहीं बल्कि सही समय पर धीमा सोचना चाहिए। ये पूरी किताब जो हमने पढ़ी, जो हमने सुनी, उसमें हमने देखा कि सिस्टम वन कितनी आसानी से कॉग्निटिव बायस, हेलरिस्टिक फ्रेमिंग इफेक्ट और ओवर कॉन्फिडेंस के जाल में फंसा देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम वन हमारा दुश्मन है। अगर हमें हर छोटी बात पर गहराई से सोचना पड़े तो शायद हम सुबह बिस्तर से उठने से में ही आधा दिन लगा देंगे। समस्या तब शुरू होती है जब हम जीवन के बड़े फैसले भी उसी ऑटो पायलट मोड में लेने लगते हैं। इसलिए कॉहमैन कहते हैं कि बुद्धिमानी का मतलब हमेशा धीमा सोचना नहीं, बल्कि ये पहचानना है कि कब धीमा सोचना है या कब हमें सिस्टम 2 से सोचना है। यहीं से शुरू होती है क्रिटिकल थिंकिंग। इसका पहला कदम अपनी ही सोच पर शक करना। इंसान स्वाभाविक रूप से अपने विचारों को सही मानता है, लेकिन विज्ञान की पूरी प्रकृति इसी कारण हुई क्योंकि वैज्ञानिकों ने अपने निष्कर्षों पर भी सवाल उठाए। यही आदत व्यक्तिगत जीवन में उतनी महत्वपूर्ण है। जब भी कोई निर्णय बहुत आसान, बहुत स्पष्ट या बहुत भावनात्मक लगे, तो खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं किसी मानसिक भ्रम का शिकार तो नहीं हूं? कई बार यही एक सवाल हमें महीनों तक या वर्षों तक गलती से बचा सकता है। इसी उद्देश्य से कॉहमैन डिसीजन चेकलिस्ट जैसी सोच को महत्व देते हैं। बड़े निवेशक, सफल सर्जन और अनुभवी पायलट केवल अनुभव पर भरोसा नहीं करते, वे चेकलिस्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इंसानी दिमाग सबसे अनुभवी व्यक्ति को भी गलत सिद्ध करा सकता है। विमान उड़ाने से पहले पायलट हर बार वही सूची दोहराता है, जबकि उसे सब कुछ याद होता है, क्योंकि याददाश्त पर भरोसा करना बेहतर होता है, प्रक्रिया पर भरोसा करना नहीं। यही
सिद्धांत बिजनेस, निवेश और कैरियर के फैसलों पर भी लागू होता है। मान लीजिए आप किसी स्टार्टअप में पैसा लगाने वाले हैं। यदि आप केवल उत्साह में निर्णय लेते हैं तो शायद केवल सफलता की कहानी ही दिखाई देगी। लेकिन अगर आप पहले से तैयार एक चेकलिस्ट पर विचार करें जिस पर हर चीज की जानकारी हो कि क्या क्या जोखिम है, अगर ये असफल हुआ तो क्या होगा, क्या मैं केवल भीड़ का अनुसरण कर रहा हूं या मैंने विपरीत पक्ष की राय भी सुनी, तो आपका निर्णय कहीं अधिक संतुलित होगा। यही अंतर भावनात्मक प्रतिक्रिया और विचारपूर्ण निर्णय के बीच होता है। रिश्तों में भी यही सिद्धांत काम करता है। गुस्से में केवल एक क्षण बोले गए शब्दों वर्षों के संबंध को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर हम कुछ मिनट रुककर सिस्टम 2 को सक्रिय कर दें तो अक्सर वही स्थिति बिल्कुल अधिक दिखाई देने लगती है। न्यूरोसाइंस भी बताती है कि तीव्र भावनाओं के समय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, अस्थायी रूप से कम प्रभावी होता है। इसलिए समय लेना केवल एक आदत नहीं बल्कि जैविक रूप से बेहतर निर्णय लेने का तरीका है। इस पूरी यात्रा का शायद सबसे महत्वपूर्ण गुण है ह्यूमिलिटी, यानी बौद्धिक विनम्रता। इसका अर्थ खुद को कम समझना नहीं बल्कि ये स्वीकार करना है कि हमारा दिमाग गलत भी हो सकता है। इतिहास में कई महान वैज्ञानिक, निवेशक और नेता इसलिए सफल हुए क्योंकि वे अपने विचारों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरते थे। वे अपने विचारों से प्रेम नहीं करते थे बल्कि वे सत्य से प्रेम करते थे। जो व्यक्ति अपनी राय बदलने पर कमजोरी महसूस करता हो या वो सीखना बंद कर दे, लेकिन जो व्यक्ति हर नए प्रमाण के साथ अपने विचारों को सुधारता है वही लगातार बेहतर निर्णय लेता है। डैनियल कहनेमैन अंततः हमें कोई जादुई तकनीक नहीं बल्कि वे हमें केवल इतना सिखाते हैं कि अपने दिमाग पर बंद करके भरोसा मत कीजिए। हर सहज उत्तर सही नहीं होता और हर आत्मविश्वास ज्ञान प्रमाण नहीं होता। बेहतर जीवन का रास्ता तेज सोचने से नहीं बल्कि सही समय पर रुककर, प्रश्न पूछकर और अपनी धारणाओं की जांच करके निकलता है। और अब जब हमने इंसानी सोच की पूरी यात्रा को समझ लिया, उसके भ्रम, उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां और उसके पीछे छिपे हुए नियम समझ लिए, तो अब समय आ गया है इस पूरी किताब का अंतिम सार समझ लिया जाए। आखिर डैनियल कहनेमैन हमें इंसानी दिमाग के बारे में सबसे बड़ा सबक क्या देना चाहते हैं। पूरी इस यात्रा की शुरुआत हमने एक साधारण से सवाल से की, क्या इंसान सच में तर्क संगत है? पहली नजर में इसका जवाब हमें हाँ मिला। आखिर हमने विज्ञान बनाया, अंतरिक्ष तक पहुंचे, इंटरनेट बनाया और सभ्यताएं खड़ी कर दी। लेकिन डैनियल कहनेमैन हमें दिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों के पीछे एक ऐसा दिमाग काम करता है जो हर समय पूरी तरह तर्क संगत नहीं होता। वो तेज है, कुशल है, लेकिन कई बार भ्रम पैदा करने वाला भी है। यही कारण है कि हम बार बार ऐसी गलतियां दोहराते हैं जिनका एहसास हमें बाद में होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर की दुनिया से है, प्रतिस्पर्धा, पैसा, कैरियर, राजनीति या रिश्ते। लेकिन इस किताब का सबसे गहरा संदेश ये है कि हमारी सबसे कठिन लड़ाइयां बाहर से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग के साथ चलती रहती है। हर दिन हमारा मस्तिष्क शॉर्टकट लेता है, अधूरी जानकारी से कहानियां बनाता है, भावनाओं को तर्क का नाम देता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हमने बिल्कुल सही फैसला लिया। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि हमारा दिमाग गलतियां करता है, बल्कि यह है कि वो हमें अपनी गलतियां दिखाने भी नहीं देता। यही कारण है कि कहनेमैन बार बार हमें रुक कर सोचने की सलाह देते हैं, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब हर सवाल का जवाब जानना नहीं बल्कि ये पहचानना है कि कब हमारा दिमाग हमें भ्रमित कर सकता है। जिस दिन हम अपने विचारों पर सवाल उठाना सीख जाते हैं उसी दिन हमारे निर्णय भी बदलने लगते हैं। फिर चाहे बात कैरियर चुनने की हो, निवेश करने की हो, रिश्ते निभाने की हो या फिर इंसान को जज करने की, हम प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, दुनिया को बदलने से पहले अपने सोचने के तरीके को समझना जरूरी है, क्योंकि दुनिया को हम हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को जरूर बेहतर बना सकते हैं।
और शायद यही इस पूरी किताब की सबसे व्यावहारिक बात है और व्यावहारिक संदेश भी है। एक और बात हमेशा याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी बुद्धि नहीं बल्कि उसकी निश्चितता का भ्रम है। जितना अधिक हमें यह विश्वास होता है कि हम कभी गलत नहीं हो सकते, उतना ही अधिक हमारा दिमाग हमें मानसिक जालों में फंसाता है। लेकिन जिस क्षण हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा दिमाग भी भ्रम पैदा कर सकता है, उसी क्षण हम सीखने की वास्तविक दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस किताब का अंतिम सार केवल इतना ही नहीं कि हमारे अंदर दो सोचने की प्रणालियां है। इसका असली सार इससे कहीं गहरा है। हम गलत फैसले इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग तेज सोचने के लिए विकसित हुआ है, हमारा सही सोचने के लिए नहीं। और शायद यही इंसानी दिमाग और यही इंसानी समझ मनोविज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जिस भ्रम को हम पहचानना सीख लेते हैं, उसका शिकार होना धीरे धीरे हम बंद हो जाते हैं। यही जागरूकता बेहतर निर्णयों की शुरुआत है और यही थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की सबसे अमूल्य सीख है। आशा है दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट ऑडियो बुक किस टॉपिक पर हो।